गुड इवनिंग। आज यूकेपीएससी ने असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम कंडक्ट कराया था और उसके आंसर कीज मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ। इसमें ऐसा हो सकता है कि आपका ओपिनियन अलग हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन में जो 100 क्वेश्चन है सबका सेट सेम होता है। क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं बट क्वेश्चन यही है 100। मतलब जो भी उत्तराखंड में पूरा एग्जाम हुआ है उसमें 100 के 100 क्वेश्चन यही रहेंगे। ठीक है ना, सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है। तो मैं आपके साथ एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ और उसका आंसर क्या होना चाहिए था और मेरा ओपिनियन क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि नहीं, ये आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि सबके अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो। चलिए, मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालनी है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में हमें नेट प्रॉफिट दे रखा था, सेल्स दे रखी थी, नेट ऑपरेटिंग इनकम सॉरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम दे रखी थी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे थे। तो इस क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नॉर्मली ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है। अब आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो गिवन है नहीं, बट आपके पास सेल्स गिवन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट से। तो नेट प्रॉफिट से आपको कहाँ जाना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और जब आपने नेट प्रॉफिट निकाला होगा तो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं वो माइनस हो रखे होते हैं। तो आपको तो ऑपरेटिंग में जाना है तो वापस आपको प्लस करने पड़ेंगे। कौन से वाले? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से वाले? नॉन ऑपरेटिंग वाले। ठीक है। और आपको जो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसने हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ा रखा होगा, उसे हम माइनस कर देंगे। तो माइनस हमारी इनडायरेक्ट इनकम कौन सी वाली? नॉन ऑपरेटिंग वाली। बस। अब ये हमारा आ जाएगा सीधे-सीधे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और सेल तो हमें गिवन ही थी उस क्वेश्चन में, अगर आपका क्वेश्चन पेपर तो है ही, आप देख लेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा? नेट प्रॉफिट है हमारे पास 2,02,000 का, और प्लस इसमें हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वापस प्लस हो जाएँगे, जो हमारे 8,000 के हैं। और हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस हो जाएगी जिसने हमारा प्रॉफिट पहले बढ़ा रखा था, लेकिन वो नेट प्रॉफिट था, हमें ऑपरेटिंग में जाना है, तो हम इस इनकम को माइनस कर देंगे क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग है, हमारा प्रॉफिट इसने बढ़ा रखा है। ऑपरेटिंग में जाने के लिए माइनस हो जाएगी, अपॉन सेल्स 8 लाख। तो इसका इंटू 100 कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा सीधे-सीधे आपका। तो ये हो रहा है 2 लाख अपॉन 8 लाख इंटू 100, ये हो रहा है 25%। 25%। तो पहले का आंसर क्या होना चाहिए था आपका? 25%, जो ये मतलब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 25% आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब अनड्यू इन्फ्लुएंस से होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि आप दूसरे की जो मतलब आप उसे मेंटली, वो आपसे क्या होता है? इन्फ्लुएंस होता है। मतलब फिजिकली हमने उसे कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया, हमने मेंटली उसे इन्फ्लुएंस करा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर स्टूडेंट होते हैं, तो कई बार स्टूडेंट टीचर से मानसिक तौर पे दबाव में रहता है, प्रेशर में रहता है। कई बार डॉक्टर पेशेंट होते हैं, तो पेशेंट जो है डॉक्टरों से कुछ भी बोलता है तो वो उस चीज़ को मान लेता है। कहीं न कहीं अनड्यू इन्फ्लुएंस में आप एक-दूसरे को कहीं न कहीं जानते हैं और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इन्फ्लुएंस हो जाता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक पार्टी जो होती है उसके साथ गलत होता है और दूसरी पार्टी जो है वो गलत एक तरीके से कर रही होती है, लेकिन मानसिक तौर पे, फिज़िकली नहीं। तो कहीं न कहीं इस कॉन्ट्रैक्ट में लॉ ये कहता है कि भैया ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो अनड्यू इन्फ्लुएंस से होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जो जिस पार्टी के साथ गलत होता है, उसके पास ऑप्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकती है कोर्ट में जाके। कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकती है कोर्ट में जाके। तो एक पार्टी के पास चॉइस होती है कि वो कंपनसेशन भी ले सकती है और वो कॉन्ट्रैक्ट को एक तरीके से अपने ऑप्शन पे जो है वो कैंसल करेगी। तो ये हो गया हमारा वॉइड एबल। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जो एक पार्टी के ऑप्शन पे हम कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हैं, उसे बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जिसके साथ गलत हो रहा है, उसके पास ऑप्शन होता है इस कॉन्ट्रैक्ट को वो कैसे ट्रीट करे। इन जो भी कंपनसेशन वगैरह उसको मिलेगा। कहीं न कहीं ये क्या है? वॉइडेबल। तो हमारा दूसरा आंसर है अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में वॉइडेबल। नेक्स्ट है हमारे पास वॉइड एग्रीमेंट। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो सेट मेरे पास है फिलहाल उसके हिसाब से तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? अब देखिए, कई बार किताबों में क्या होता है, जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ध्यान से पढ़ेंगे,
तो वॉइड एग्रीमेंट अलग होता है और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है। जब आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो वो होता है कि पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था, यानी वो एग्रीमेंट भी था और वो लॉफुल भी था और वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट आपका बन गया था। बाद में किसी कारणवश वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया, वो वॉइड हो गया। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नहीं है, यहाँ पे वर्ड है एग्रीमेंट। इसका क्या मतलब है कि ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। तो क्या होता है जब कोई एग्रीमेंट ही रह जाता है, कोई भी, और वो कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं पहुँच पाता और वो वॉइड एग्रीमेंट है, मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, वो वॉइड एग्रीमेंट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो बना नहीं। तो कहने का मतलब है ये वॉइड एब इनिशियो होता है। इसका मतलब वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो ये होता है वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरुआत से ही क्या है, वॉइड है। जैसे माइनर के साथ अगर आप कोई भी एग्रीमेंट में एंटर करते हैं, तो वो स्टार्टिंग से ही लॉ वॉइड मान के चलता है। जैसे मैंने अगर आज माइनर को उधार दे दिया, तो कानून ये कहता है कि भैया माइनर को उधार दे दिया तो आप अपनी आपकी हेडेक है, ठीक है? माइनर से रिकवरी कोर्ट नहीं करवाने वाला आपसे, आपने अपनी मर्ज़ी से उसको उधार दे दिया है, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये जो इसमें ऑप्शन में आना था, नॉट एनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसका आंसर क्या है? नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसका आंसर है नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये इसका आंसर है। ठीक है जी, तो 3 क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो गए। अब हमारा 4th क्वेश्चन की बात करते हैं। 4th क्वेश्चन ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से आया था और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से गुड्स की डेफिनिशन से रिलेटेड था। जो आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें गुड्स की डेफिनिशन है। गुड्स में कहीं न कहीं एक बात लिखी है कि गुड्स में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी आती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कवर नहीं करता, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी कवर करता है। और मूवेबल प्रॉपर्टी में आपका हार्वेस्टेड क्रॉप्स जो होती हैं, वो आप फील्ड जैसे ग्राउंड, मतलब कोई भी लैंड होती है, तो लैंड में क्रॉप्स को आप अलग करके उसे सेल कर सकते हैं, तो मूवेबल हो गया। स्टॉक एंड शेयर्स मूवेबल हो गया, ग्रास मूवेबल हो गया। तो कहीं न कहीं मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या नहीं आता? एक्शनेबल क्लेम नहीं आता। अब आप बोलेंगे एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम में तो देखिए लॉटरी भी आ सकती है। एक्शनेबल क्लेम में फिक्स्ड डिपॉज़िट्स की जो रिसिप्ट होती है आपके पास, वो भी आ सकती है। कहीं न कहीं जहाँ पे आपके पास एक राइट होता है पैसा लेने का, तो एक्शनेबल क्लेम जो राइट्स होते हैं, वो कई बार ट्रांसफरेबल भी होते हैं। तो कहीं न कहीं लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि मूवेबल तो नहीं है, बट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग एक्शनेबल क्लेम गुड्स में नहीं आते। 5th 87 ए से रिलेटेड था। इनकम टैक्स एक्ट में ये रूल है कि भैया अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी इनकम वैसे तो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, आपको पता है 5% का स्लैब होता था। मतलब 2.5 से 5 लाख के बीच में इनकम में 5% आपको टैक्स देना है, फिर 5 लाख से 10 लाख की इनकम के बीच में आपको 20% का टैक्स देना है। लेकिन ये रूल है कि पहले 2.5 से 5 लाख आपकी इनकम को चेक करेंगे। मान लीजिए आपकी 5 लाख के अंदर ही रह गई, तो वो जो 5% टैक्स निकलेगा ना, वो पूरा माफ़ हो जाएगा। इसे बोलते थे 87 ए। 87 ए में आपको रिबेट मिलती है, रिबेट। ये रिबेट किसे मिलती है? कि 2.5 से 5 लाख के बीच में अगर किसी की इनकम रह गई, तो भैया 5% तो निकालेंगे, लेकिन बाद में उसे क्या कर देंगे? रिबेट दे देंगे और माफ़ कर देंगे। ये रिबेट टोटल 12,500 तक होती थी। मतलब मैक्सिमम ये रिबेट जाएगी 12,500। सीधी-सीधी बात है, 2.5 से 5 के बीच 5% निकालोगे तो 12,500 ही आएगा। लेकिन अगर किसी की इनकम 3 लाख है, तो 2.5 से 3 लाख के बीच 50,000, 50,000 का 5% कितना होता है? ₹2,500। 2500 और 12,500 विच एवरेज लेस होगा, फिर तो 2500 माफ़ होगा। लेकिन मैक्स टू मैक्स 12,500 तक जाएगा ना ये। तो ये 12,500 की रिबेट किसे मिलती है? ये सिर्फ़ एक इंडिविजुअल को मिलती है। सिर्फ़ एक इंडिविजुअल को मिलती है, वो भी जो रेज़िडेंट होता है। नॉन रेज़िडेंट इंडिविजुअल को नहीं मिलती, तो इसका आंसर है रेज़िडेंट इंडिविजुअल। तो ये जिसने एचयूएफएल इंडिविजुअल दोनों में टिक करा है, वो गलत हो जाएगा। इंडिविजुअल इसका आंसर होना चाहिए था। तो ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में आते हैं। 6th क्वेश्चन में देखिए थोड़ा-सा यहाँ पे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है फिर से। इसमें ऐसा हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ इससे आप एग्री नहीं करोगे, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें लिखा है कि प्रपोज़ल। प्रपोज़ल मतलब है कि आपने किसी को ऑफर दिया, प्लस बाद में वो किसी व्यक्ति ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। तो कई बच्चे ये बोल रहे हैं और उनका ओपिनियन है कि प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस जब दोनों मिल जाती है तो एग्रीमेंट बन जाता है। तो भैया बात तो आपकी सही है कि प्रपोज़ल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो कहीं न कहीं वो एग्रीमेंट की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इसकी लैंग्वेज है प्रपोज़ल व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स। प्रपोज़ल व्हेन एक्सेप्टेड। प्रपोज़ल जब क्या होगा? एक्सेप्ट हो जाएगा, तो इट बिकम्स, कहीं न कहीं ये डेफिनिशन है कि प्रपोज़ल एक्सेप्ट होने पे क्या बनता है, ये किसकी डेफिनिशन है? प्रॉमिस की। तो एक बार आप नेट पे भी देखेंगे और अपने-अपने सर्च करेंगे किताबों में, तो
मैंने फिर से बोला डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है। मैं प्रॉमिस की डेफिनेशन जब लॉ की किताबों में देखता हूँ, तो वहाँ लिखा होता है प्रपोज़ल व्हेन मतलब एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, ठीक है? प्रॉमिस के साथ फिर एक वर्ड आपको जोड़ना होता है, प्रॉमिस के साथ अगर कंसिडरेशन भी है, यानी आपकी प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन लॉफुल कंसिडरेशन बन जाती है, तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। तो कहीं न कहीं प्रॉमिस के साथ सेट ऑफ प्रॉमिसेस के साथ आपका कंसिडरेशन वर्ड भी आना चाहिए, ठीक है? तो एक बार हम सीए इंस्टीट्यूट की किताब में भी जैसे कई बार देखते हैं, तो ऐसा एक डेफिनिशन प्रॉमिस का है। ये मेरे हिसाब से तो इसका आंसर प्रॉमिस होना चाहिए था। कई किताबों में एग्रीमेंट होगा, लिखा हुआ कॉलेज की। किस तरीके से वो इंटरप्रिटेशन है मुझे नहीं पता, मैंने अपना ओपिनियन आपको दे दिया। 7th एक बार ना ICI.org में देख लो, प्रॉमिस की डेफिनिशन क्या है। 7th क्वेश्चन है, एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट का होना क्या है? ठीक है ना? नेसेसरी या कंपल्सरी? अननेसेसरी तो हो नहीं सकता, नन ऑफ दीज़ हो नहीं सकता। तो हमारे पास 2 चॉइस थी, नेसेसरी और कंपल्सरी। तो कहीं न कहीं आप ये बोल सकते हैं कि दोनों ही लगभग सेम लगेंगे आपको, नेसेसरी भी और कंपल्सरी भी। बट इसका आंसर ज़्यादा सही रहता अगर आप बोल देते कंपल्सरी। तो एग्रीमेंट का होना क्या है? कंपल्सरी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। नेसेसरी भी वैसे से वर्ड बिल्कुल सेम, बहुत अंदर तक गए हैं वो, मतलब क्वेश्चन पूछते हुए थोड़ा-सा इन्होंने परेशान करा है ज़बरदस्ती। तो कंपल्सरी कई बच्चों ने करा होगा तो ठीक होना चाहिए। उसके बाद आता है कि एक्सेप्टेंस। अगर आज मैंने किसी कॉन्ट्रैक्ट में मुझे किसी ने ऑफर दिया और मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया, तो वो एक्सेप्टेंस में क्या कर रहा हूँ? मैं रिवोक कर रहा हूँ। मतलब आप एक चीज़ को नोट करिए कि मैं एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता हूँ। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि मान लीजिए आपने मुझे वहाँ से ऑफर दिया कोई भी चीज़ का कि मैं आपको कार बेचना चाहता हूँ, क्या आप खरीदेंगे? ऐसा कुछ। मैंने यहाँ से एक्सेप्टेंस भी दे दी। मतलब मेरे यहाँ से भी लेटर चला गया। मेरे यहाँ से लेटर चला गया। लेटर का मेन केस है ये। ये फ़ोन-वोन का होता है तो इमीडिएट होता है। और लेटर में क्या होता है कि मैं आज लेटर भेजूँगा, फिर आपको पहुँचेगा। तो एक्सेप्टेंस के बारे में अगर आपने सुना हो, तो एक्सेप्टेंस रिवोक हो जाती है कई बार। कैसे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैंने एक्सेप्टेंस दी, फिर मैंने कहा नहीं, नहीं, नहीं यार मैंने तो एक्सेप्टेंस मुझे कैंसल करनी है। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक्सेप्टेंस आप रिवोक कब तक कर सकते हैं? एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, नेवर आफ्टर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। आप एक्सेप्टेंस कैंसल करना चाहते हैं, तो आपको कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस से पहले करना पड़ेगा। यानी इससे पहले कि उस व्यक्ति तक आपकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन पहुँचे, आपको उस एक्सेप्टेंस को क्या कर देना चाहिए? रिवोक कर देना चाहिए। इसके लिए फिर डिटेल में तो इसका आंसर है कि बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, इसका आंसर है बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, इसका आंसर है। बाकी तो डिटेल में होता है लेटर के ऊपर डेट-वेट से रिलेटेड एग्ज़ाम्पल कभी बाद में समझा देंगे आपको 9th। जैसे इस किताब में लिखा हुआ है, ये हमने मतलब मैंने सीए की किताब देखी तो इसमें लिखा हुआ है कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जो होता है वो एग्रीमेंट होता है, ठीक है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जो होता है वो एग्रीमेंट होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रॉमिस की डेफिनिशन देखें, तो इसमें लिखा हुआ है प्रपोज़ल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। प्रपोज़ल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो यहाँ पे कहीं न कहीं क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉमिस वर्ड भी है, तो प्रॉमिस यहाँ पे दिख रहा है डेफिनिशन में। आप एक डेफिनिशन पढ़ेंगे 2B में, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे 2 ब्रैकेट में बी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 2 ब्रैकेट में बी, 2 क्लॉज़ बी की डेफिनिशन देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि प्रपोज़ल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। तो ऐसे हिसाब से तो प्रॉमिस होना चाहिए। प्रॉमिस की डेफिनिशन देखेंगे। चलिए मैं ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा-सा आप खुद भी सर्च करें। अगला क्वेश्चन आया था कि इंटरनल ऑडिट कौन कर सकता है? अब देखिए क्वेश्चन बनाने वाले ने ना क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिज़ाइन नहीं किया। इंटरनल ऑडिट अगर आपने कभी सेक्शन पढ़ा हो तो 138 है इसका सेक्शन। इंटरनल ऑडिट एक तो प्रोफेशनल करते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट ये करते हैं। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयी नहीं कर सकता, अगर एम्प्लॉयी इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या एम्प्लॉयी इज़ अ कंपनी सेक्रेटरी या एम्प्लॉयी इज़ अ कॉस्ट अकाउंटेंट तो वो भी ऑडिट कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा है क्या एम्प्लॉयर कर सकता है इंटरनल ऑडिट? तो नहीं, एम्प्लॉयर क्यों करेगा? एम्प्लॉयर तो करवाएगा किसी से। क्या इसके लिए कोई सैलरीड स्टाफ आपको सेपरेट रखना पड़ता है? ऐसा कहीं लॉ में तो नहीं लिखा है, 138 को पढ़िए। इसीलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन बनाना ढंग से नहीं आया। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपॉइंट करना पड़ेगा। भैया कर भी सकते हैं। देखिए कर भी तो सकते हैं, सेपरेट सैलरी भी तो दे सकते हैं। कहीं न कहीं तो ऑप्शन सही लग रहे हैं ना। तभी बोल रहा हूँ क्वेश्चन बनाना आया नहीं, आंसर तो कुछ भी हो सकता था। और लास्ट में लिखा है कॉस्ट ऑडिटर्स। तो भैया इससे अच्छा प्रोफेशनल लिख देते ना, सीए को भी कवर कर लेते, कॉस्ट अकाउंटेंट को भी कवर कर लेते, कंपनी सेक्रेटरी को भी कवर कर लेते। तो कहीं न कहीं इसका जो आंसर है, वो कई बच्चों ने कॉस्ट ऑडिटर करा है, क्योंकि वो तो कर ही सकता है। तो मैं तो कह रहा हूँ सीए भी कर सकता है, मैं तो कह रहा हूँ कंपनी सेक्रेटरी भी कर सकता है। तो भैया ढंग से लिखते हैं ना आप,
क्योंकि सैलरी बेसिस पे सेपरेटली रखना है तो भी रख लीजिए ना, इंटरनल ऑडिट तो अंदर की बात है ना, उसमें तो आपको सैलरी में भी अलग से रख सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी रख सकते हो, सब कुछ सही है इसमें। पर इसका ज़्यादा बेटर आंसर तो कॉस्ट ऑडिटर करना चाह रहे हैं ये, मतलब क्वेश्चन डिज़ाइन करना ही नहीं आया। अगर आप लॉ को ध्यान से पढ़े ना, तो कॉस्ट ऑडिटर कंपनी सेक्रेटरी सी है, ढंग से लिखते हैं, सिर्फ कॉस्ट ऑडिटर को छोड़ दिया यहाँ पे और बाकी कुछ ऐसे पॉइंट दे दिए जो कि ठीक भी हो सकते थे। चलिए 10th क्वेश्चन, इसमें लिखा है कि जब आप स्टेट के बाहर सप्लाई करते हैं, स्टेट के बाहर जब आप सप्लाई करते हैं तो कौन सा जीएसटी लगता है? तो भैया सीधी-सीधी बात है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आपका लगता है स्टेट के बाहर सप्लाई करने पे। 11th, कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉइड होता है, शुरुआत से ही वो वॉइड होता है। लॉ कहता है कि भैया हम माइनर से आपको पैसा दिला नहीं सकते। हाँ, वो अलग बात है कि माइनर को अगर किसी ने नेसेसरीज़ प्रोवाइड करी है, कोई ज़रूरत का सामान प्रोवाइड करा है और माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी है, तो उसके लीगल मतलब लीगल गार्जियन-वार्जियन के थ्रू हम उस प्रॉपर्टी से रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है? वो बातें आप बाद में पढ़ोगे, नेसेसरीज़ के लिए है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी भी आप व्यक्ति का रेज़िडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं, तो रेज़िडेंशियल स्टेटस क्या हमेशा चेंज होगा? क्या कभी-कभी चेंज हो सकता है? क्या कभी चेंज नहीं होगा या नन ऑफ दीज़? तो इसका आंसर है मे चेंज। आज कोई आदमी रेज़िडेंट हो सकता है, अगले साल वो नॉन रेज़िडेंट भी हो सकता है, साफ और सीधी बात। तो इसका आंसर है मे चेंज। हर साल रेज़िडेंशियल स्टेटस चेंज भी हो सकता है, होगा ही होगा ये नहीं कह सकते। 13, इनमें से किसका ऑडिट जो है वो मैंडेटरी नहीं है? तो देखिए कंपनी का ऑडिट मैंडेटरी होता है, आपने पढ़ा होगा 139 भी आपने पूरा पढ़ा होगा, ऑडिटर अपॉइंट होता है। कंपनियों में ऑडिट इज़ मैंडेटरी, चाहे कंपनी लॉस में हो, चाहे कंपनी की सेल 0 हो। कंपनी बन गई ना तो उसे ह हर साल ऑडिट कराना है, सीधी-सीधी बात है। ये कंपनी ऑडिट की बात हो रही है, ठीक है? टैक्स ऑडिट की बात नहीं हो रही कंपनी के केस में, वो ऑडिट मैंडेटरी। ट्रस्ट का ऑडिट देखिए ट्रस्ट जो होती है अगर वो 12 AA का सर्टिफिकेट ले लेती है, 12 AA इनकम टैक्स में एक सेक्शन होता है, उसका सर्टिफिकेट ले लेती है, अपनी 85% इनकम को अगर अपने पर्पज़ में यूज़ कर देती है तो फिर उसको अपना ऑडिट भी कराना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से। 10B में आई थिंक उसका ऑडिट हो जाता है, ठीक है? और बैंक्स का ऑडिट भी आपने सुना होगा, हर साल बैंक में ब्रांच ऑडिट भी होता है, स्टैट ऑडिट भी होता है। बेसिकली अप्रैल जो भी महीना गया है, अप्रैल में बैंक्स अपना ऑडिट कराते हैं, ठीक है ना? चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही कराते हैं। लेकिन जो सोल ट्रेडर होता है, सोल ट्रेडर के लिए कहीं ऐसा कानून में नहीं लिखा है कि तू अपना ऑडिट करा। हाँ, उसका भी टैक्स ऑडिट तब होता है जब उसका टर्नओवर आपने सुना होगा 1 करोड़ रुपए से ऊपर होता है और भी सारी बातें हैं, वो बाद में आप देख लेना, ठीक है? तो 13th का आंसर क्या है? सोल ट्रेडर। ये शायद पास्ट में भी कभी आया था। 14th, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग इज़ द रिवर्स ऑफ, देखिए मेरे अकॉर्डिंग ज़ीरो बेस्ड बजटिंग जो है, वो ट्रेडिशनल बजटिंग का रिवर्स है, अपोज़िट, ठीक है? तो 14th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ट्रेडिशनल बजटिंग होगा। कई बच्चों ने इसमें परफॉर्मेंस बजटिंग भी करा है, तो एक बार आप इसे वापस से चेक कर लीजिएगा, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया इसमें। तो ये 14 क्वेश्चन हो गए, अब 15वें क्वेश्चन में आते हैं। देखिए 15वें क्वेश्चन में लिखा है कि बैंक को अगर मार्केट में पैसा लाना है, यानी बैंक को मार्केट में क्रिएट करना है क्रेडिट, तो कहीं न कहीं मार्केट में पैसा लाना है मतलब कैसे-कैसे ला सकते हैं? लोन देके? हाँ जी, बिल्कुल अगर लोन देंगे तो मार्केट में पैसा आएगा। सिक्योरिटीज़ परचेज़ करके, बिल्कुल सही, अगर बैंक सिक्योरिटी परचेज़ करेगा तो बैंक मार्केट में पैसा एंटर करेगा। तो कहीं न कहीं बोथ ए एंड बी इसका आंसर है, बोथ ए एंड बी, एडवांसिंग लोन, परचेज़िंग सिक्योरिटी, बोथ ए एंड बी दोनों होना था इसमें। 16th, इनमें से कौन-सा डिमिनिशिंग रिटर्न का लॉ नहीं है? देखिए डिमिनिशिंग रिटर्न में देखिए जब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है, तो उसमें डिमिनिशिंग भी आता है, मतलब नेगेटिव भी आता है और कांस्टेंट इंक्रीजिंग भी आता है, डिमिनिशिंग भी आता है और नेगेटिव भी आता है। तो इसने बोला है कि इनमें से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का कौन-सा नाम नहीं है? तो कहीं न कहीं डिमिनिशिंग का कांस्टेंट रिटर्न तो वैसे भी नहीं हो सकता, फिर से ये क्वेश्चन बनाना ही नहीं आया उसको। भैया देखो आपने लिखा है लॉ ऑफ रिटर्न, तो लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर भी होता है, रिटर्न टू स्केल भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर भी। वेरिएबल प्रोपोर्शन का लॉ जो होता है, भैया वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर तो इंक्रीजिंग रिटर्न भी होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न भी होता है, नेगेटिव रिटर्न भी होता है। तो कहीं न कहीं डिमिनिशिंग रिटर्न का लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो एक पार्ट है ना, मतलब डिमिनिशिंग रिटर्न सॉरी, डिमिनिशिंग रिटर्न वेरिएबल प्रोपोर्शन के लॉ का एक पार्ट है। तो क्या डिमिनिशिंग रिटर्न का ही नाम हो जाएगा वेरिएबल प्रोपोर्शन? तो भैया ये तो ऐसा कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन बना दिया कि बच्चा करे तो करे क्या? तो सीधा इसका जो आंसर लग रहा है वो कांस्टेंट रिटर्न लग रहा है, बट ये क्वेश्चन बनाना नहीं आया। ठीक है? आंसर क्या है? कांस्टेंट रिटर्न हो सकता है, क्योंकि वेरिएबल प्रोपोर्शन का पार्ट है डिमिनिशिंग रिटर्न। ऐसा नहीं कि डिमिनिशिंग रिटर्न का दूसरा नाम है। तो भैया आंसर तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी नहीं होना चाहिए। पर फिर भी अगर इन सबको कंपेयर करें तो कांस्टेंट रिटर्न तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता।
वो हटा दिया यहाँ से। क्वेश्चन बनाना नहीं आया, डिजाइन नहीं करना आया, आप अपनी ओपिनियन लिख सकते हैं। 17 लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहाँ अप्लाई करता है? तो ये मैं हमारा ओपिनियन ये है कि जहाँ भी प्रोडक्शन होती है, इंक्रीजिंग रिटर्न भी आता है, डिक्रीजिंग रिटर्न भी आता है, नेगेटिव रिटर्न भी आता है, और ये सब शॉर्ट रन में आते हैं, सब शॉर्ट रन में आते हैं। रिटर्न्स टू फैक्टर आपने सुना होगा, उसमें आते हैं। तो यहाँ पे हमने बोला कि ऑल सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ जहाँ प्रोडक्शन होगी भैया वहाँ ये लागू होता है, प्रोडक्शन वाले सेक्टर में लागू होता है। इवन प्रोडक्शन फंक्शन भी एक टॉपिक होता है जो हमें पढ़ना पड़ता है इस चैप्टर से रिलेटेड। उसके यहाँ लिखा है कि जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, मतलब जो गुड्स जल्दी खराब हो जाते हैं, उनका मार्केट प्राइस किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है? तो भैया देखिए, आज की डेट में अगर प्राइस को आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो प्राइस मैकेनिज़्म आपने सुना होगा, जो कि डिमांड एंड सप्लाई से इन्फ्लुएंस होती है। तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों होना चाहिए था। अगर आपने कोई और ऑप्शन टिक करा है, तो उसके बारे में कमेंट ही नहीं कर पाऊँगा। इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग डिमांड एंड सप्लाई दोनों होना चाहिए, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स के लिए सिर्फ डिमांड या सप्लाई, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। 19th जो मोनोपोलिस्ट होता है, देखिए मोनोपोलिस्ट वो होता है जो मोनोपोली का ओनर होता है। वो प्राइस डिटरमाइन कर सकता है, तो हाँ जी, वो प्राइस डिटरमाइन तो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि वो प्राइस मेकर होता है। कहीं न कहीं मोनोपोली में और कोई हमारे कॉम्पिटिशन में है नहीं। क्या हम आउटपुट को भी डिटरमाइन कर सकते हैं? तो आउटपुट को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो अब इसमें 2 चॉइस आ सकती थी, या तो प्राइस एंड आउटपुट बोथ करते हैं बच्चे, या आइदर प्राइस और आउटपुट। आप देख लेना आपने कौन-सा लग रहा है, प्राइस एंड आउटपुट बोथ, या आइदर प्राइस और आउटपुट, या तो प्राइस या आउटपुट। देखो प्राइस तो होगा ही होगा, प्राइस तो होगा ही होगा। तो प्राइस एंड आउटपुट होना चाहिए था, ठीक है? 19 का, प्राइस एंड आउटपुट। बाकी आंसर की आ जाएगी तब देख लेंगे। बिज़नेस हैज़ ओनली वन सोशल रिस्पांसिबिलिटी टू मेक प्रॉफिट्स, ये कहा था मिल्टन फ्रेडमैन। तो इसका आंसर क्या था? मिल्टन फ्रेडमैन। फ्राइडमैन लिखा है, फ्रेडमैन लिखा है, देख लेना जो भी आप बोलते हो। नेक्स्ट, क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ट्रीट करती है? क्लोज़ सिस्टम, ओपन सिस्टम, सुपर सिस्टम, टेक्निकल सिस्टम? इसका मुझे भी वैसे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जब हमने नेट पे सर्च करा तो शायद क्लोज़्ड सिस्टम आ रहा है। तो आप देख लीजिएगा क्लोज़्ड सिस्टम है कि नहीं है भैया। 22वां क्वेश्चन है। देखिए, जब भी हम बोलते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, क्लस्टर होता है सॉरी, ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज़, तो इसके ऊपर एक आई थिंक एक टॉपिक है सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट करके टॉपिक है। उसके अंदर प्रोजेक्ट से रिलेटेड होती है ये सीपीएम जो होती है, क्रिटिकल पाथ वगैरह जब हम बनाते हैं, तो कहीं न कहीं एक कॉम्प्लेक्स क्लस्टर बनता है और टाइम पीरियड से रिलेटेड होता है। उसमें हम क्या होता है, सीपीएम मेथड जब लगाते हैं तो एक्टिविटी होती है 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 इतने दिन लगेंगे, फिर इस काम करने में इतने दिन लगेंगे, टोटल कंप्लीशन पीरियड आता है। तो वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड होता है। तो ये हो गया 22वें का हमारा प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आध क्वेश्चन जिनमें मुझे ज़्यादा ही डाउट है मैं स्किप कर दूँ। बिज़नेस एथिक्स किसके लिए ज़रूरी है? टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट या बोथ? तो इसका आंसर है बोथ। ठीक है, 23 का आंसर क्या हो गया? बोथ हो गया, कि बिज़नेस एथिक्स सबके लिए चाहिए, चाहे वो मिडल हो चाहे टॉप हो, ठीक है? नेक्स्ट, प्लान इज़ अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, ये बोला था एलन। तो प्लान इज़ अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर किसने बोला? एलन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फटाफट। द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज़ 0। तो ये मुझे बच्चों ने ही बताया, स्टैट्स तो मेरी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना मैं पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज़ 0। तो मैंने आंसर आपको बता दिया, जो मेजॉरिटी ने हमारे आंसर अटेम्प्ट करे। कोरिलेशन कोएफिशिएंट वेरीज बिटवीन, तो ये बच्चों ने बताया +1 टू -1, यानी कोएफिशिएंट कोरिलेशन जो होता है वो +1 से -1 में वेरी करता है। ठीक है जी। उसके बाद 27, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर किस ट्रेंड को बताता है? तो ये बच्चों ने लिखा है सेकंड डिग्री पैराबोला। सेकंड डिग्री पैराबोला आपने देखा होगा, एक, एक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था, उससे रिलेटेड है। जब आप परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? प्राइस सेम रहता है, यानी एक तरीके से प्राइस टेकर होती है फर्म, प्राइस टेकर, मतलब हमें प्राइस जो है इंडस्ट्री से हमें पहले से तय होके आता है। तो कहीं न कहीं हम डिमांड जो होती है हमारी वो चेंज होती रहती है, बट प्राइस रिमेन सेम। तो इसमें कहीं न कहीं जो ग्राफ बनता है वो आपने देखा होगा, तो ऐसे बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और कहीं न कहीं इसे बोलते हैं इन्फिनिटी, और कहीं न कहीं इसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। तो इसका आंसर क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक इसका आंसर। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है?
इसके बाद इसमें लिखा है कि डिस्पर्जन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ सीरीज, तो इसका आंसर रेंज है। ठीक, अगर मीन ऑफ सर्टेन ऑब्जर्वेशन 10 है और कांस्टेंट क्वांटिटी 14 है, इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, तो मॉडिफाइड वैल्यू कितनी होगी? तो इसका आंसर बच्चों ने, अगर ऑब्जर्वेशन 10 है, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 10 एंड कांस्टेंट क्वालिटी इज 14, तो बच्चों ने इसका आंसर 24 कर दिया, 10 + 14। मनी इज व्हाट मनी डज, वैसे तो अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो इसका आंसर वॉकर आएगा, लेकिन इसका आंसर यहाँ पे वॉकर तो कहीं है नहीं, हार्टले विदर्स ने बोली थी, हार्टले विदर्स। और एक बार हमें ये भी देख लेते हैं कि आरबीआई जो होता है, देखो आरबीआई एक्ट आया था 1934 में, ठीक है ना, आप नेट पे सर्च करेंगे आरबीआई एक्ट 1934, एक बार ये कंफर्म कर लेना, कर लिया क्या? तो इसका इसमें लिखा है कि जो शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं उनके जो भी नेम होते हैं वो कौन से शेड्यूल में लिखे होते हैं आरबीआई के एक्ट 1934 में, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, आई थिंक सेकंड शेड्यूल होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड शेड्यूल इसका आंसर है, एक बार कंफर्म कर लो भाई, पक्का। नेक्स्ट, अगर आप बात करें तो आपने मार्केट पढ़ी होंगी दो प्रकार की, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स को डील करती है और मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स को डील करती है, तो इसका आंसर था शॉर्ट टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म फंड्स इसका आंसर। कीन्स ने डिफ्लेशन एज इन एक्सपीडियंट बिकॉज इट, कीन्स वाले में जो आपकी डिफ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था उसका आंसर था कि अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा देता है, इसीलिए इसे इन एक्सपीडियंट माना गया है। नेक्स्ट, इनमें से किसने मनी के लिए बोला था एनीथिंग विच इज डिक्लेयर्ड मनी बाय स्टेट बिकम्स मनी, तो इसका आंसर है नैप। इस बार ऐसे बड़े क्वेश्चन आए हुए हैं कि किसने बोला था डेफिनेशन, किसने बोला था डेफिनेशन, तो नैप इसका आंसर है। मुझे लग रहा था ऐसे आएंगे नहीं, बट ऐसे आ गए। सेकेंडरी मार्केट के पार्टिसिपेंट कौन है? वैसे तो इसका आंसर इंटरमीडियरीज होते हैं, जैसे जो भी सेकेंडरी मार्केट होता है, स्टॉक एक्सचेंज में जब हम डील करते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं और जो ब्रोकर्स होते हैं सब इंटरमीडियरीज का रोल प्ले करते हैं, बट कहीं ना कहीं इसमें रेगुलेटरी बॉडीज भी है, कंट्रोल करती हैं स्टॉक एक्सचेंज को, जैसे कि सेबी, तो कहीं ना कहीं मार्केट इंटरमीडियरीज एंड रेगुलेटरी बॉडीज दोनों यहाँ पे पार्टिसिपेंट है। ठीक है ना, वैसे तो बच्चे इंटरमीडियरीज भी लिख सकते थे, बट रेगुलेटरी बॉडी भी बीच में रहती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पार्टिसिपेट तो करती है। उसके बाद तो इसका आंसर इंटरमीडियरीज एंड रेगुलेटरी बॉडीज दोनों होगा। नेक्स्ट, जो आपकी रिलेशन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं या इमोशनल प्रॉब्लम्स जो आती हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में, उसका आंसर है सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स। ठीक है, सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऐसा लगता है जैसे इंफॉर्मेशन एंड परसुएशन। नेक्स्ट, मॉक इंटरव्यू के कितने स्टेप्स होते हैं? तो ये बच्चों ने जो मेजोरिटी अटेम्प्ट करा है वो सबने 4 लिखा है, आप देख लेना भैया, नेट पे भी सर्च कर लें, किताबों में देख लें। मेन स्टेजेस इंटरव्यू की बताई गई हैं 3, डाउट हो सकता है ये तो एक बार चेक करेंगे। इनमें से अगर आप एक कम्युनिकेशन के टाइम पे एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये जैसे आंसर्स को प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने, आंसर की इसको कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए आंसर, तो इसमें प्लानिंग है। हाँ, मैं आपको सामने जब आया हूँ तो मैं पहले से एक बार क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ के आया हूँ, प्लानिंग मैंने करी है, स्ट्रक्चरिंग पूरी तरीके से उसे स्ट्रक्चर्ड वे में तैयार किया कि कैसे कैसे बोलना है, फिर मैं आपको अब ये बोल रहा हूँ तो डिलीवर कर रहा हूँ लेक्चर को, लेकिन इसमें गॉसिपिंग कुछ नहीं होगी, ठीक है ना। तो गॉसिपिंग तो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल वे में हो गया, जबकि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए फॉर्मल वे में आना यहाँ पे जरूरी है। ये हो गया हमारा 41। नेक्स्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली बेस्ड ऑन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को वैसे तो थियोरेटिकल हम बनाते हैं, लेकिन मोस्ट टाइम उसे प्रैक्टिकेबिलिटी के ऊपर बनाते हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए प्रैक्टिकेबिलिटी। कईयों ने सब्जेक्टिविटी भी करा हो तो इसका आंसर कहीं ना कहीं प्रैक्टिकेबिलिटी के ऊपर आना चाहिए। इनमें से मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस कौन सा नहीं है? तो नेट वैल्यू मेथड, ऐसा कोई मेथड नहीं है नेट वैल्यू मेथड, टोटल मेथड भी है, बैलेंस मेथड भी है, टोटल बैलेंस मेथड भी, बट नेट वैल्यू मेथड कोई ऐसा है नहीं। आपके अगर मशीनरी का आप इरेक्शन कर रहे हो, मशीनरी का अगर आप इरेक्शन कर रहे हो, ये शायद नंबरिंग में मैंने ऊपर नीचे कर दिया, मैंने कुछ बीच में स्किप करे हैं जिनमें मुझे डाउट था, तो उसके अकॉर्डिंग वो नंबरिंग गड़बड़ हो गई, लेकिन मैं सीधे 47 पे हूँ इस समय, बीच में मैंने स्किप कर दिया तो 47 हो गया वो नंबर, मैंने एक दो क्वेश्चन बोले ही। एक्सपेंडिचर अगर मशीनरी में आप कर रहे हैं तो देखिए, जब आप मशीनरी को इंस्टॉल करते हैं तो मशीनरी के ऊपर क्या हुआ, कोई भी खर्चा उस मशीन की लाइफ को बढ़ाएगा, उस मशीन को आगे वो खर्चा जो है यूज होगा,
और उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो कहीं ना कहीं ये खर्चा जो मशीन की इंस्टॉलेशन पे होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, उसे आप डेप्रिसिएशन की फॉर्म में राइट ऑफ करोगे बाद में, अभी के लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि कैपिटल और लाइबिलिटी अगर दोनों जोड़ दे तो एसेट बन जाएगी। कैपिटल ओनर का पैसा है, लाइबिलिटी बाहर वालों का पैसा है, दोनों जोड़ दो तो एसेट्स में यूटिलाइज हो रखा है। तो 48 का आंसर है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट। ये शायद पहला ही ऑप्शन होगा आपके में। 49 में लिखा है कि मान लीजिए किसी मशीन की कॉस्ट जो है वो डेप्रिसिएशन जो पुराने मेथड से हम लगा रहे थे तो 50,000 थी, और जब नया मेथड ऑफ डेप लगाया तो 55,000 होनी। तो हमें मशीन की वैल्यू कितने से बढ़ानी, 5,000 से। तो हम एंट्री क्या करेंगे, मशीन डेबिट, मशीन को बढ़ाएंगे टू, इसको P&L में डाल देंगे, तो ये 5,000 कहाँ जाएगा, P&L, ठीक है। इसमें भी अगर आपको लगता है भैया हमने तो कुछ और करा तो आप लिख सकते हैं। जब प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन में और पार्टनर रिटायर होता है तो आपको पता होगा कि जो भी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन होता है, चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, ये बढ़ता है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर में। तो यहाँ पे लिखा है किसमें बटेगा, रिमेनिंग ऑल रिटायर्ड और नन ऑफ द अबव। देखिए जब रिटायरमेंट होगा ना, तो रिटायरमेंट में तो तीनों, जो भी दो पार्टनर है, तीन पार्टनर, जो भी इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर सब है, तो सबको बटेगा। तो ऑल पार्टनर हो गया यहाँ पे, ओल्ड पार्टनर मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ऑल पार्टनर रिटायरमेंट के केस में। अगर आप बोलते हैं कि यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये सब जब भी आप बात करते हैं तो ये कंपनी, तो कहीं ना कहीं सेपरेट लीगल एंटिटी और शेयर कैपिटल वाला जो ये क्वेश्चन है ये कंपनी से रिलेटेड। नेक्स्ट, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहाँ लेके जाते हैं, जैसे देखिए डेप्रिसिएशन तो आप P&L में लेके जाते हैं, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप देखोगे तो मशीन में से आप माइनस करते हो एक्यूमुलेटेड, ऐसे दिखाते हो बैलेंस शीट में। तो इसका आंसर क्या है, बैलेंस शीट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल, ये बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इंटेंजिबल, इनटेंजिबल एसेट होती है गुडविल। फॉरेन ब्रांच के केस में जो एसेट, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी होती है वो कौन सी रेट पे देखी जाती है, तो इसका आंसर है क्लोजिंग रेट, यानी ईयर के एंड में जो रेट है 31 मार्च। इसको सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन भी बोलते हैं, ठीक है, बाद में कभी आप देख लेना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसका कौन सा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछ ले फॉरेन एक्सचेंज का तो 11, तो 11 आंसर था। पेटेंट अकाउंट क्या है, पेटेंट होते हैं जितने जो पेटेंट भी आपके कहीं ना कहीं राइट्स होते हैं आपके दिखते नहीं है, तो इंटेंजिबल रियल अकाउंट है इसका। पेटेंट क्या है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। पेटेंट क्या है, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। नेक्स्ट, हायर परचेजर की बुक्स में देखिए फॉर एग्जांपल क्या होता है कि आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाए, एज अ हायर परचेजर आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाए, अपनी ईएमआई पे नहीं कर पाए, और हायर वेंडर ने आपकी गुड्स को क्या कर दिया, रिपोजेस कर लिया, वापस ले लिया, सीज कर दिया आपके गुड्स को। तो जो भी आपका एसेट का बैलेंस है, अब आपके यहाँ तो एसेट खड़ी है लेकिन एसेट तो अब उसके पास चली गई, तो एसेट तो हो जाएगी क्रेडिट टू एसेट, और वेंडर हो जाएगा डेबिट। तो एसेट हो जाएगी क्रेडिट और वेंडर हो जाएगा डेबिट। तो इसने बोला एसेट का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा, तो वेंडर में ट्रांसफर होगा, क्योंकि वेंडर को हमने पैसा देना था, वो हमने एसेट से एडजस्ट कर लिया, तो वेंडर डेबिट टू एसेट। फिर हो सकता है कि हमें कुछ यहाँ पे कम ज़्यादा पैसा जो सेटल करना पड़े, या फिर हमें वो प्रॉफिट या लॉस हो जाए, वो बात की बात। 57 में लिखा है कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल कहाँ क्रेडिट होगा, तो ये एक इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड है, तो इंटरेस्ट सस्पेंस इसका आंसर। नेक्स्ट, देखिए आपकी गुड्स की कॉस्ट है 1,80,000, ठीक है, और आपका प्रॉफिट कितना है, 20% ऑफ इनवॉइस प्राइस, तो जिसके ऊपर उसे 100 ले लीजिए, तो इनवॉइस प्राइस 100 हो गया, प्रॉफिट 20 हो गया, तो कॉस्ट कितने रहेगी, 80। तो यहीं से आप इक्वेशन बना सकते हैं कि भैया अगर 20% इनवॉइस प्राइस के ऊपर है तो इनवॉइस प्राइस 100 है तो कॉस्ट 80 है, तो ये 1,80,000 कॉस्ट है, ये 80 के बराबर है, तो इसे 100 के बराबर पहुंचाओ, तो इंटू 100/80, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा 2,25,000। तो इसका आंसर था 2,25,000। नेक्स्ट, कंसाइनी जो होता है वो एक इंसान होता है, कंसाइनी एक पर्सन होता है, तो इसका आंसर सीधा सीधा था कि कंसाइनी का नेचर क्या है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। आते हैं 60वें नंबर। इनमें से कौन सा गुडविल का वैल्यूएशन मेथड नहीं है, सुपर प्रॉफिट पढ़ा हुआ होगा आपने, कैपिटलाइजेशन भी आपने पढ़ा होगा, एनवीटी भी आपने पढ़ा हुआ होगा, तो आपने नेट एसेट वैल्यू नहीं पढ़ा होगा। आप बोलोगे नेट एसेट वैल्यू मेथड कहाँ पे है, नेट एसेट वैल्यू मेथड मेरे हिसाब से परचेज कंसिडरेशन निकालते हुए यूज होता है, एमलगमेशन, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 एमलगमेशन में यूज होता है। ये मेरे हिसाब से गुडविल में यूज किया 61।
अगर डिबेंचर 1000 रुपए के कंपनी ने 980 में खरीद लिया, देखो कंपनी ने अपने ही डिबेंचर जो 1000 रुपए का था वो 980 में खरीद लिया, तो फायदा है नुकसान? फायदा हो गया, कितने रुपए का फायदा हो गया? 20 रुपए का फायदा हो गया। लॉजिकली स्पीकिंग ये कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए। 20 रुपए का कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए था, बट ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसका सिंपल सा आंसर होगा प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में लेके चले जाना। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में लेके चले जाना। इसका आंसर फिर से मुझे लगता है थोड़ा सा इन्हें कैपिटल रिजर्व लिखना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं लिखा। अब कभी-कभी ऐसा होता है, कंपनी अपने डिबेंचर्स को परचेज़ करती है, कुछ टाइम वेट करती है, फिर बेच देती है। तो कहीं न कहीं वहाँ तो प्रॉफिट लॉस हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब कंपनी अपने डिबेंचर खरीदती है फॉर कैंसलेशन, मतलब कंपनी अपने डिबेंचर को ही कैंसल कर देती है, तो वो कैपिटल रिजर्व में जाता है, प्रॉफिट जो भी होता है। अब पता नहीं क्या इनकी सोच थी, क्या नहीं थी, समझ नहीं आया। 62, आपको 62 में स्टॉक रिजर्व निकालना है होल्डिंग और सब्सिडियरी के बीच में। तो मतलब सिंपल सी लॉजिक है कि एक एस लिमिटेड जो है उसने जो है 12,000 का स्टॉक उसके पास पड़ा हुआ है, जो कि उसको उसकी होल्डिंग कंपनी ने दिया था। अब भैया देखिए ऐसा है ना, 12,000 का सामान एक कंपनी के पास पड़ा है, जो कि उसकी होल्डिंग कंपनी ने उसे दिया था, और उसकी कंपनी ने जो दिया था 20% कॉस्ट के ऊपर दिया था। 20% कॉस्ट के ऊपर दिया था। तो ये कहीं न कहीं जो 12,000 का सामान मेरे पास पड़ा है, इसमें उस होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्लूड है। अब अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े हो 21 आपने पढ़ा हो, तो होल्डिंग सब्सिडियरी के ऊपर है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। प्लस अगर आपने कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पढ़ा हो कि होल्डिंग और सब्सिडियरी में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, दोनों की मिला के भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। तो जब वो बनाएँगे, तो कहीं न कहीं होल्डिंग ने अपनी सब्सिडियरी से ही प्रॉफिट कमा रखा है। तो उस प्रॉफिट को हमें एलिमिनेट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो उसे हमें हटाना पड़ता है स्टॉक में से, क्योंकि खुद जब आप मिला के बैलेंस शीट बनाएँगे होल्डिंग सब्सिडियरी आपस में, तो फिर वो प्रॉफिट आप अपने को ही दिखा रहे हो एक तरीके से, तो उसे हटाना पड़ता है। वो स्टॉक रिजर्व के नाम से हटता है। तो कैसे हटाएँगे? इसमें लिखा है 20% का प्रॉफिट था, तो कहीं न कहीं ये 12,000 कितने के बराबर है? ₹120 के बराबर। तो इसमें से ₹20 हटा दो भैया, तो कहीं न कहीं ये कट-फट के कितना बचेगा? ₹2,000। तो इसका आंसर है ₹2,000। ठीक है, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा। प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट कहाँ जाता है? तो प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट कैपिटल रिज़र्व में जाता है। ये आपने पढ़ा होगा। कैपिटल नेचर का होता है ना वो। सुपर प्रॉफिट का फ़ॉर्मूला क्या होता है? तो भैया देखिए, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, ये आपको फ़ॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैपिटलाइज़ेशन मेथड में सुपर प्रॉफिट से फ़ॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, यही ऑप्शन था। नेक्स्ट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट किसे मतलब कौन से अकाउंट के लिए है? तो नॉमिनल, क्योंकि इसमें प्रॉफिट इधर की तरफ इनकम आती है, इधर की तरफ एक्सपेंसेस मतलब लॉसेस एंड गेन्स की तरफ होता है, तो कहीं न कहीं इसे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। सीधी-सीधी बात है, अगर आपने कभी भी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़े हो, तो उसमें लिखा होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको अपनी कॉस्ट को असर्टेन करना है। नेक्स्ट, एब्नॉर्मल वेस्टेज को कहाँ चार्ज करते हैं? प्रोसेस अकाउंट में। बाप रे बाप! ये भी एक बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आया था, क्योंकि किताबों में लिखा होता है कॉस्टिंग पी&एल। कॉस्ट अकाउंटिंग में जब आप देखोगे एब्नॉर्मल लॉस होता है, तो एब्नॉर्मल लॉस को जब आप कहीं न कहीं एक प्रोसेस अकाउंट की आप बात करते हैं, तो कॉस्ट की बात कर रहे हो। कॉस्ट अकाउंटिंग में ज़्यादातर आप प्रोसेस अकाउंट की बात करते हो। तो आप जो एब्नॉर्मल लॉस होता है, उसे कॉस्टिंग पी&एल में लेके जाते हो। अब लिखा तो कुछ है नहीं, तो इन्होंने फिर से क्वेश्चन बनाना नहीं आ रहा है इन्हें। इन्होंने पी&एल लिख दिया और जनरल पी&एल लिख दिया। तो देखिए, एक मैं आपको बता देता हूँ, जब कॉस्ट अकाउंटिंग में पी&एल के लिए जब कुछ नहीं लिखा होता, तो कहीं न कहीं आप उसे जनरल पी&एल बोलो। जनरल लेजर वर्ड तभी यूज़ करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के किसी भी लेजर को यूज़ करने के लिए। तो कहीं न कहीं पी&एल को यूज़ करने के लिए आपको जनरल पी&एल बोलना चाहिए। वैसे कायदे से ऑप्शन होना चाहिए था कॉस्टिंग पी&एल, बहुत अच्छे से लिखा होना चाहिए था, बहुत अच्छे से लिखा होना चाहिए था, लिखा नहीं इन्होंने। नेक्स्ट, इसमें लिखा है कि जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाते हैं, अब देखिए जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाते हैं, तो जॉइंट वेंचर में क्या होता है? जॉइंट वेंचर अकाउंट बनता है, को-वेंचरर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है, और बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट बनता है। बट वो ये कह रहे हैं कि भैया सेपरेट सेट ऑफ बुक्स तो है, ये 3 अकाउंट तो बनते हैं, लेकिन को-वेंचरर जो है वो अपने आप ही बुक्स बना रहे हैं। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर वो अपने आप बुक्स बना रहे होंगे, तो उन्होंने तो यहाँ कंपनी में पैसा लगाया होगा। तो कंपनी में जब उन्होंने पैसा लगाया होगा, तो उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट है। तो कंपनी को-वेंचरर्स अकाउंट कैपिटल वाला, जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट लॉस के लिए, और जॉइंट बैंक अकाउंट बना रही होगी। लेकिन को-वेंचरर उसे क्या मान रहे होंगे? उस पैसे को लगाया हुआ है उन्होंने, तो उनके यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट है, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में। तो कहीं न कहीं इसका आंसर होना चाहिए था जॉइंट वेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बाकी जब आंसर की आएगी तब देख लेंगे। उफ! 69, 69 क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉस्ट शीट में क्या आता है? डायरेक्ट कॉस्ट आती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट आती है, प्रॉफिट एंड कॉस्ट दोनों आता है। तो भैया जब आप कॉस्ट शीट बनाएँगे, तो उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आते हैं स्टार्टिंग में प्राइम कॉस्ट तक। फिर प्राइम कॉस्ट के बाद सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। फिर जब लास्ट में सारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या ऐड होता है? प्रॉफिट ऐड होता है, तब सेल्स आती है।
तो कहीं ना कहीं पूरी कॉस्ट ऑफ सेल्स तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब आ गया, और प्रॉफिट भी लास्ट में ऐड होता है, और सेल आती है, तो कॉस्ट शीट में सब आता है, कॉस्ट भी और प्रॉफिट भी। तो इसका आंसर था कॉस्ट एंड प्रॉफिट। गुड। नेक्स्ट, इनमें से कौन से जो आइटम है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड किया जाएगा? देखिए, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कॉस्ट अकाउंटिंग डील नहीं करता, इनकम टैक्स को कॉस्ट अकाउंटिंग डील नहीं करता, क्योंकि ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डील होते हैं। रेंट रिसीव्ड भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील करता है, बट डेप्रिसिएशन फाइनेंशियल और कॉस्ट दोनों में आता है, तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट अकाउंटिंग में भी क्या रहेगा? इंक्लूड रहेगा। 71। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का क्या होता है? पर यूनिट सेम रहती है। देखिए, फिक्स कॉस्ट जो होती है वो टोटल में सेम होती है, पर यूनिट चेंज होती है, और वेरिएबल कॉस्ट टोटल में चेंज होती है, पर यूनिट क्या रहती है? सेम। नेक्स्ट, ये करंट रेशो दी हुई है 2.5, एसिड टेस्ट रेशो दी है 1.7, और करंट एसेट दिए हैं 2.5 लाख रुपए, ठीक है। तो अगर आप पहले, तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और एसिड टेस्ट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? कहीं ना कहीं क्विक रेशो की तरह है, करंट एसेट माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटी। अब इसमें आपको फिगर्स को पुट करना है, तो कहीं ना कहीं हमें करंट एसेट तो दी हुई है 2.5 लाख रुपए, और करंट रेशो दी है 2.5 की, तो करंट रेशो में 2.5 लिख लेंगे, करंट एसेट में 2.5 लाख रुपए लिख लेंगे, और करंट लायबिलिटी अपॉन में आ जाएगी। तो ये करंट लायबिलिटी इधर चली जाएगी, इधर आ जाएगा, तो ये कितना करंट लायबिलिटी? 1 लाख आ रही है करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी में यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा, करंट एसेट्स यहाँ पे फिर से वही रख देंगे, कितनी? 2.5 लाख। एसेट टेस्ट रेशो में रख देंगे 1.7, तो यहाँ से स्टॉक निकाल लेना। मुझे लगता है इतनी मैथ्स आप लगा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कितना आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा 80,000। ठीक है, एक बार इसको ऐसे तरीके से सॉल्व करना है जैसे मैंने बताया। 73, इसमें क्या था? स्टैंडर्ड आउटपुट आपने सोचा था 750 यूनिट बनेगी, एक्चुअल में आपका आउटपुट बना कितना? 600 यूनिट। कहीं ना कहीं ये फेवरेबल है अनफेवरेबल है? पहली बात तो ये अनफेवरेबल है, तो इसका आंसर अनफेवरेबल होना चाहिए, तो ये आउटपुट ही कम बना। कितना आउटपुट कम बना? 150 यूनिट्स इनटू, यहाँ पे आएगा रेट पर यूनिट। रेट पर यूनिट कैसे आएगा भैया? आपको 7 घंटे लगते हैं एक यूनिट को बनाने में, 7 घंटे लगते हैं एक यूनिट को बनाने में, और 20 रुपए 1 घंटे के हैं, तो एक यूनिट के कितने हो गए? ये इंटू हो जाएगा सारा 140 रुपये, तो 150 इंटू 140 करना पड़ेगा, तो ये 21,000 रुपये आएगा मेरे हिसाब से फेवरेबल। और सॉरी सॉरी, अनफेवरेबल, क्योंकि ये तो कम बना ना। तो इसका आंसर है 21,000 अनफेवरेबल। ध्यान से देखिए, कोई भी दिक्कत है लिख दीजिएगा, बता देंगे बाद। 74 शायद पास्ट अटेम्प्ट की क्वेश्चन है कि इनमें से कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कौन नहीं है? तो कैपिटल बजटिंग, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का डिसीजन है और कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है, तो ये टेक्निक बिल्कुल अलग है। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग साइकिल दी है और वर्किंग कैपिटल निकालनी है, तो इसका सीधा सीधा था 1 लाख डिवाइड बाय 1.25। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को डिवाइड करना था ऑपरेटिंग साइकिल से, कितना आ रहा था इसका? 80,000। 76। डेट इक्विटी रेशो सॉल्वेंसी होती है, यानी सॉल्वेंसी मतलब लॉन्ग टर्म की रेशो, तो लिक्विडिटी तो होती है शॉर्ट टर्म, सॉल्वेंसी होती है लॉन्ग टर्म। डेट इक्विटी पूरा पूरा किसको बताता है? लॉन्ग टर्म को बताता है। नेक्स्ट, इनमें से वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? तो भैया सीधी सीधी बात है, नेट वर्किंग कैपिटल जो होती है वो होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो बहुत ही आसान आ रहा था, ये तो गलत नहीं होगा किसी का। 78, इनमें से ये थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ है कि, हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट का पढ़ लेते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, फिक्स कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। उसके बाद आता है कि आपने मटेरियल इशू करा है, मटेरियल आपने इशू करा है, तो लेटेस्ट प्राइस पे करा होगा जब आपने, तो करंट वैल्यू बताएगा। तो करंट वैल्यू कब बताएगा? जब आपने लेटेस्ट प्राइस पे करा होगा इशू। लेटेस्ट प्राइस बोले तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी पहले आपने कौन सा सामान निकाला होगा, जो लास्ट में आपने लिया होगा वो पहले आपने निकाल दिया होगा। इतने ही क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस समय, ठीक है। हाँ जी, हिंदी के जो क्वेश्चन है, अब हिंदी मेरी फिर से स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हिंदी के मैं फटाफट से बता देता हूँ। ठीक है, हिंदी में एक जो भी क्वेश्चन थे कि वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक हो गया, और तत्सम शब्द चुनिए में आम्र था, और तदभव शब्द बच्चा वत्स, और कुर्दन तत्सम शब्द का तदभव कूदना। ये मैं ऐसी ही आपके हेल्प के लिए बोल रहा हूँ, मेरे को भी ये नहीं आता कुछ भी। और उसके बाद निम्नलिखित में से तदभव शब्द का चुनाव कीजिएगा, चोंच है। और निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण कौन सा है? खट्टा नींबू। और अर्णव शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? समुद्र। और सारी पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक,
सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या है? केसरी। हरी शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है? वानर। वानर का पर्यायवाची इसमें लिखा है, पर्यायवाची नहीं है। क्या करना है? देख लेना भैया, ठीक है। मेरे को पता नहीं चल रहा है, ये इन्होंने टिक मार रखे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और विस्तीर्ण निम्न में किस शब्द का विलोम है? संकीर्ण। अनिवार्य शब्द का उचित विपरीतार्थक वैकल्पिक। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ये आप देख लेना, ठीक है, स्पेलिंग के हिसाब से भैया। ये तो दृष्टा में इसका ऑप्शन शायद थर्ड ऑप्शन है। आपने पहले में क्यों करा है? दृष्टा पहला वाला है। इसका कह रहे हैं पहला ऑप्शन है, पता नहीं दृष्टा वाले में। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है पूर्ति। अब वो भी स्पेलिंग के हिसाब से, वो भी आप देख लेना। शुद्ध वाक्य में ऐसा बता रहे हैं, मुझे स्मरण दिला देना, ये शुद्ध वाक्य बता रहे हैं। रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान के लिए शब्द होता है नेपथ्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अज्ञे शब्द का पर्याय नहीं है? विज्ञ। इतने ही क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते थे अभी। और आप लोग को रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अब जब आंसर की आएगी, और अभी आपने एग्जाम दिया है, अभी रेस्ट करिए, कुछ दिन एंजॉय करिए, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आंसर्स बताने का ऑब्जेक्टिव ये था कि जिन लोगों को थोड़ा सा मन में है कि यार क्या इसका आंसर होगा, क्योंकि पेपर तो अब हो ही गया है, आंसर की भी वेट कर रहे होंगे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर आप लोग अब थोड़ा सा रेस्ट और एंजॉय करें। और बस आंसर की मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर करी। कोई भी अगर आपको ऑब्जेक्शन है, कुछ भी आपका सेकंड ओपिनियन है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बाय, टेक केयर, ओके बाय।